So, very good evening to all of you. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, reference frame. Reference frame यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है या निर्देश फ्रेम जिसे हम कहते हैं और मूलतः जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा जो क्या कहना चाहिए वो सिलेबस है उस सिलेबस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि सिलेबस में रेफरेंस फ्रेम क्या है और रोटेशनल फ्रेम उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम होता क्या है चलिए देखते हैं। रेफरेंस फ्रेम किसी भी कण की किसी स्थान पर स्थिति है ना या गति की स्थिति या गति जानने के लिए हम जिस फ्रेम का उपयोग करते हैं उस फ्रेम को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स that can be used to determine the position, clear position and velocity of the object in that frame. उस फ्रेम में उसकी पोजीशन कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी कहाँ पर है उसको दर्शाने के लिए हम इसका क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीजें क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्लियर हो गया। किसी भी पार्टिकल का हमें जानना है कि वो उसकी पोजीशन क्या है, अंतराकाश में उसकी स्थिति क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका वेग क्या है, उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं जिस फ्रेम का उपयोग करते हैं उसे हम निर्देश फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम के वक्त के कॉन्सेप्ट को हमने क्लास 9 और क्लास 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस। क्लास 9th और क्लास 11th में भी हमने रेफरेंस फ्रेम पढ़ा था, निर्देश फ्रेम, जो दो प्रकार की होती है, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और दूसरी अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। दैट मीन्स इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये दो टाइप्स की हमने पढ़ी है। बाकी कॉन्सेप्ट सर आइजैक न्यूटन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो होती है वो निरपेक्ष नहीं होती, हर किसी को किसी न किसी के सापेक्ष माना जाता है। हम कहते हैं कि बाइक की गति एक बाइक के सापेक्ष दूसरे की गति, सापेक्ष में कोई भी चीज स्थिर है क्या? नहीं। हम कहेंगे कि एक बाइक की गति निकालनी है तो भाई पृथ्वी के सापेक्ष निकालनी है, तो क्या पृथ्वी स्थिर है? नहीं, वो भी तो घूम ही रही है ना। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज वस्तु जो होती है वो निरपेक्ष नहीं, यानी कि हमें किसी न किसी सापेक्ष की किसकी जरूरत पड़ती है, किसी की स्थिति की जानने के लिए किसी अन्य फ्रेम की जरूरत पड़ती है, तो वही निर्देश फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इन विच द न्यूटन्स लॉ होल्ड्स, ऐसी फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम क्या हो जाए, लागू हो जाए, उसे हम कौन सी फ्रेम कहते हैं? निर्देश फ्रेम कहते हैं। बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ। दैट मीन्स क्या न्यूटन्स लॉ? कि जब कभी भी हम किसी फ्रेम पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो उसका वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो नियत वेग से चलेगा। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर क्या ना लगे, कोई बाह्य बल न लगाया गया। उसे ही हम क्या कहते हैं, है ना, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम किस लॉ को फॉलो कर रही है? न्यूटन्स लॉ को वो फॉलो करती है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, इनर्शियल फ्रेम का मतलब है ए इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्सिलरेशन या त्वरण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों, समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि एफ इक्वल टू एम है, एफ इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू 0। ए 0 मतलब क्या होगा? डीवी बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डीवी बाई डी टी इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? नियत रहेगी। तो स्थिर या एक समान गति से चलती हुई वस्तुओं पर ये होल्ड होता है, ये लागू होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, जिसपे न्यूटन का नियम लागू नहीं होगा। ऑल एक्सिलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम, जिसको हमें पढ़ना है, जो भी घूर्णन करती हुई फ्रेम होगी या जो भी त्वरित फ्रेम होगी वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत आएंगी। समझ में आया क्या है नॉन इनर्शियल? जिसपे गति का नियम जो है, न्यूटन्स लॉ जो है, वो लागू नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर हैव एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सिलरेशन, वहां त्वरण का अस्तित्व होगा ही। हमें यही प्रूव करना होगा किसी भी घूर्णन फ्रेम में या किसी भी, हम कह सकते हैं, अजड़त्वीय फ्रेम। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉपिक पर। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम को थोड़ा समझना है तो हम समझ सकते हैं। ऑल दोज फ्रेम, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ऑल दोज फ्रेम विच इज स्टेशनरी, जो कैसे हो, स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर, आर इन यूनिफॉर्म मोशन, आर कॉल्ड, आर इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति से हो या स्थिर हो किसी भी फ्रेम के सापेक्ष, तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। वन ऑफ दिस फ्रेम इज इनर्शियल, मतलब
हम कह सकते हैं कि दो फ्रेम है हमारे पास, दोनों में से हम दोनों को इनर्शियल कहेंगे यदि उसमें से एक फ्रेम क्या हो, पहले से इनर्शियल हो, मतलब पहले से जड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, अनएक्सिलरेटेड लिखा है ब्रैकेट में मैंने, उसका मतलब है कि वो त्वरित ना हो, उसमें त्वरण ना हो, त्वरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये एक फिगर हमारे पास है, एक हमने फ्रेम ली है, एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा होगा। उस एक्स वाई जेड में हमने एक पॉइंट, एक पार्टिकल लिया है, ये पी पॉइंट, ठीक है, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ओपी। ठीक है, अब हमने एक दूसरी फ्रेम ली, ये एस डेस फ्रेम, ये एस डेस फ्रेम है, जिसमें वाई डेस ये है और ये एक्स डेस है और ये जेड डेस है। ठीक है, जो एक फ्रेम हमारी एस थी और ये दूसरी फ्रेम, इस दूसरी फ्रेम के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है पॉइंट पी का, वो कितना है, आर डेस है। भाई सब डैश डैश लगा दिए। देखिए इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर था, किस फ्रेम के सापेक्ष, एस फ्रेम के सापेक्ष। अब इसी पार्टिकल का हमने एक और फ्रेम ली है, उसके सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आर डेस। ठीक है, अब ये फ्रेम कहां से मिली, तो ये फ्रेम एक समान गति से किसी समय टी पर v वेग से चल रही, किसी समय टी पर हमने फ्रेम को यहाँ पाया, ये यहाँ। इसका मतलब वेग अगर निकालेंगे तो दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होगा, समय, है ना। और अगर हम दूरी निकालना चाहें कि कहाँ पर वो फ्रेम है, तो v इंटू टी, इसलिए ये जो डिस्टेंस आपका दिखाया गया है वो vt से इंडिकेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए मैथमेटिकल में आ जाते हैं थोड़ा सा। वेक्टर ट्राइंगल आपको दिख रहा है ओ ओडेस पी, दिख रहा है, ओ ओडेस एंड पी। इस वेक्टर ट्राइंगल में देखिए ओ पी डेस दिख रहा होगा डायग्राम में, ओ पी या ओ पी है ना, ओ पी सॉरी, ओ पी इक्वल टू ओ ओडेस प्लस ओडेस पी, दैट इज ओ ओडेस एंड ओडेस पी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये दोनों की दिशाएं कैसी समान है और ये उसके विपरीत है, तो विपरीत वाले का मान अन्य दोनों सदिशों के योगफल के क्या होता है, बराबर है। सदिश त्रिभुज नियम, वेक्टर ट्राइंगल रूल में आपने पढ़ा है। तो सबकी वैल्यू पुट की, आर ओ ओडेस की वैल्यू कितनी है, बी टी, और ओडेस पी की वैल्यू कितनी है, आर डेस। अगर हमको आर डेस चाहिए, हम चाहते हैं कि जो दूसरी फ्रेम है जो चल रही है एक समान गति से, क्या वो भी जड़त्वीय है, उसके सापेक्ष यदि हम देखें पहली फ्रेम को तो कैसा रहता है, क्या उसमें त्वरण है या नहीं, तो हमने दूसरी फ्रेम का आर डेस निकाल लिया, जो कि आर माइनस पी टी आ गया। हम चाहते हैं त्वरण निकालना, क्योंकि बात यहाँ पर यही है कि जड़त्व में त्वरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, इसका भी हुआ, इसका जब किया तो टी का मान कितना हो गया, 1 हो गया, जिससे केवल बी बचा। अगेन हमने क्या किया, ठीक है, अगेन हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि दो बार जब पोजीशन का हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन या त्वरण मिलता है, तो हमें यहाँ से त्वरण मिला, ये त्वरण। ठीक है, और यहाँ v की वैल्यू 0 हो गई, जो कि t के रेस्पेक्ट में v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जनरल। तो हमारे पास क्या मिला कि एस डेस में जो त्वरण था, मतलब ये दूसरी वाली फ्रेम में जो एक्सेलरेशन था, वो पहली वाली फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है उसके क्या हुआ, बराबर हो गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन सेम हुआ। इसका मतलब अगर पहली फ्रेम रेफरेंस फ्रेम जो है वो इनर्शियल है, यानी कि यदि वो निर्देश फ्रेम है तो दूसरी भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, तो दूसरी भी क्या होगी, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, क्योंकि त्वरण में कोई बदलाव नहीं है, दोनों के त्वरण का अंतर 0 आ रहा है। इज इट क्लियर। तो ये इनर्शियल फ्रेम का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, है ना, जिस पर न्यूटन के लॉ जो है वो वैलिड नहीं होते हैं। सभी प्रकार की घूर्णी फ्रेम जो होती हैं या एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होती है, त्वरित फ्रेम जो होती है, वो क्या होती है, आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आती है। चलिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए मैंने ये एक डायग्राम यहाँ पर लिया हुआ है, उस डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये हमारी एक फ्रेम है, एस है, दूसरी फ्रेम जो एस डेस है वो चल रही है किसी त्वरण से, एक समान वेग से नहीं, एक समान वेग से होती पिछली फ्रेम की तरह तो उसमें त्वरण नहीं होता। यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, यहाँ ये स्थिति बनी हुई है कि त्वरण से चल रही है, इसका मतलब एक समान नहीं है वेग, तो ए जीरो त्वरण से चल रही है। अब क्या होगा कि यहाँ इस फ्रेम में एक पार्टिकल है, एक कण है, ठीक है, पी, जिसका द्रव्यमान कितना है, एम है। इस कण को यहाँ इस फ्रेम में बैठा हुआ एक ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक क्या करता है, देख रहा है। ये प्रेक्षक का चित्र मैंने बनाया है, दैट इज ऑब्जर्वर। ओके,
ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करता है, इसको देखता है, तो उसे ये समझ में आता है, ये तो इधर चल रही है फ्रेम, उसे ये समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल है मास का, वो मुझसे दूर जा रहा है। किस फ्रेम से दूर, किस एक्सीलरेशन से दूर जा रहा है? -a0 त्वरण से वो मुझसे दूर जा रहा है। क्लियर है? तो भाई अगर हम त्वरण बता रहे हैं तो बल भी हो, यानी कि कितने बल से वो पीछे जा रहा है? -ma0 बल से पीछे जा रहा है। वो कौन महसूस कर रहा है? इस फ्रेम में बैठा हुआ, दूसरी फ्रेम में बैठा हुआ जो त्वरित फ्रेम है, जिस फ्रेम का त्वरण है, उस त्वरण पर उस फ्रेम में बैठा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को कि पहली फ्रेम का जो कण है वो मुझसे दूर जा रहा है। F इक्वल टू -ma फोर्स उस पर लग रहा है। करेक्ट? इतना क्लियर हुआ? उसको लग रहा है, आभासी, आभासी। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। ये एक और हमारे पास आ गया। अब हमने ये मान लिया कि जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा है एक किसी त्वरण, मतलब ये फ्रेम अब मूव करना चल रही। ठीक है, ये तो चल ही रही थी, इससे a0 से, अभी हमने पढ़ा था। अब ये स्थिर थी पिछली बार, इस बार ये चलना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये अगर चल रही है भाई, त्वरण इसके पास है, तो उसका बल जो लगेगा वो ma होगा, और इसका त्वरण ai है, इनर्शियल के लिए हमने लिया है। इसका मतलब Fi इक्वल टू ma। ये क्लियर हो गया हमें। अब दूसरी फ्रेम को देखिए जो जा रही है, जो दूसरी फ्रेम जा रही है, वहां जो ऑब्जर्वर बैठा था, अब वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि इस पर जो त्वरण लग रहा है वो कितना है? वो ai माइनस m a0 है। a0 तो लग ही रहा था, पिछली बार हमने देखा जब ये स्थिर था, पर अब ये भी आ रहा है इस तरफ। इसका मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक त्वरण आ रहा है, वो आपका ai है, और निगेटिव डायरेक्शन इसको जो लग रही है वो कितना है? a0 है। इसका मतलब अब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो आभास कर रहा है, वो क्या है? वो एपरेंट एक्सिलरेशन है, आभासी त्वरण है a डैश, और उसका मान हुआ ai माइनस a0। मतलब उसको जो मिला, जब वो भी चल रही है, इधर वाली भी चल रही है ai से, है ना, इधर वाली a0 से चल रही है, तो a0 पर जो बैठा हुआ है, एस पर जो बैठा हुआ प्रेक्षक है, वो देख रहा है कि जो कण है इस फ्रेम का, उस पर जो त्वरण लग रहा है वो ai माइनस a0 है, दोनों त्वरण के अंतर के बराबर। अगर बल की बात करें तो चलिए बल भी देख लीजिए कि उस पर जो बल लग रहा है ना, जिसको हम आभासी बल कहेंगे, दोनों पक्षों में हमने m का गुणा किया, तो वो हुआ आभासी बल का मान वास्तविक बल, यानी कि जो था इनर्शियल फ्रेम का, और जो एस का था फिक्टिशियस फोर्स या काल्पनिक बल जो वो महसूस कर रहा था पहले, उन दोनों के योगफल के क्या होता है? बराबर। कौन कौन से महसूस करता है? वो महसूस करता है जो एस फ्रेम पर बैठा हुआ प्रेक्षक। क्लियर? एपरेंट फोर्स इक्वल टू रियल फोर्स प्लस इमेजिनरी और फिक्टिशियस फोर्स। नाउ कम टू द पॉइंट, जो बड़ा टॉपिक हमारा है वो है डेरिवेशन वाला। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, एक समान रूप से घूर्णन करता हुआ फ्रेम, कौन सा फ्रेम होगा? जड़त्वी या जड़त्वी? जड़त्वी। घूर्णन करता फ्रेम कौन सा फ्रेम होगा? सर अजड़त्वी, अजड़त्वी। ठीक है, अजड़त्वी फ्रेम होगा। 2-3 लोगों का आंसर आया है। चलिए, अजड़त्वी फ्रेम के लिए हमने एक फ्रेम ली है समझने के लिए, घूर्णन फ्रेम के लिए, कि हमारे पास एक फ्रेम थी एक्स वाई जेड एक्स, जिसका आपको दिख रहा है जो डार्क वाला है, मैं इसे दिखा भी दूं, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। ठीक है, एस फ्रेम। ये ओमेगा टी वेलोसिटी से या ओमेगा टी कोण बनाते हुए, क्या मतलब ओमेगा कोण से, ओमेगा कोणीय वेग से ये क्या कर रही है? घूम रही है कुछ इस डायरेक्शन। तो देखिए उस समय ओमेगा टी कोण पर इसका जो एक्स अक्ष बदल कर हो जाता है एक्स डैश, वाई अक्ष बदल कर हो जाता है वाई डैश, लेकिन हमने जेड अक्ष को नहीं बदला है। जेड और जेड अक्ष दोनों कैसे हैं? संपाती हैं, कोइंसाइड। करेक्ट? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। हम सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या? हम सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका एक्स, है ना, यानी कि हम एक्स डैश फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो भी एक्स डैश, सम ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ओ एक्स वाई जेड अलोंग ओ एक्स डैश, इसको थोड़ा ध्यान, एक्स वाई जेड अक्ष का क्षैतिज घटक हम निकालेंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालेंगे ओ एक्स डैश एक्सिस के सापेक्ष। कौन सा है भाई? ये वाले इसके सापेक्ष।
तो सबसे पहले एक्स डैश बराबर हमने लिखा, पहले हम एक्स अक्ष के लिए निकालते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए एक्स कॉस ओमेगा टी होगा, क्योंकि कोण कितना है ओमेगा टी, भाई एक्स अक्ष के साथ कितना अंश का कोण बना रहे हैं ओमेगा टी, सिंपल। वाई अक्ष के लिए देखिए हमने क्या लिया है, कॉस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्यों लिया वाई अक्ष के लिए, क्योंकि वाई अक्ष का जब इसके साथ आप कोण बनाने जाएंगे तो ये कोण तो पहले से माइनस हो जाएगा, ये टोटल कितना है 90, 90 में से ये कोण अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 90 माइनस ओमेगा टी, दैट इज वाई हियर 90 माइनस। एंड जेड एक्सिस तो सभी के लिए परपेंडिकुलर है, इसलिए उसके साथ हमेशा क्या रहेगा 90, क्योंकि उसको हमने चेंज ही नहीं किया था। अब ये तो कॉस ओमेगा टी ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, जिसके कारण ये समीकरण नंबर 1 हमारा तैयार है। दूसरा देखिए वाई डैश से हमारी बात हो रही है, इस एंगल से बात करें, इससे बात करेंगे तो मैंने लिखा है एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। देखिए एक्स से इसकी दूरी देखते हैं, ये कितना कोण है 90 और ये कितना कोण है ओमेगा टी। तो जब एक्स से इसका देखेंगे टोटल एंगल तो वो होगा 90 प्लस ओमेगा टी, इसलिए ये 90 प्लस ओमेगा टी। वाई से तो केवल ओमेगा टी था, ये रहा भाई, वाई से तो बहुत छोटा सा ओमेगा टी है, इतना ही एंगल है। और जेड से तो हमेशा ये कितना रहेगा वो 90, क्योंकि जेड और जेड डैश दोनों ही आपके समानुपाती। तो अब कॉस सर 90 जी प्लस, क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन पूछो। किसमें साइन लेना है और किसमें कॉस लेना है, ये किसी में समझ नहीं आता किसी में भी साइन इसमें नहीं लेना है, समझना मेरी बात को। हम यहाँ पर क्षैतिज घटक गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो निकाल रहे हैं। तो केवल क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक हमेशा क्या होता है कॉस। पढ़ा है ना आपने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक 2 घटक पढ़ते हैं हम लोग। तो क्षैतिज घटक हमेशा कॉस होता है, ठीक है। तो हमेशा हमको किस फॉर्मेट में लेना है इसको, कॉस के फॉर्मेट में। क्लियर हुआ। तो साइन नहीं बना है, साइन अपने आप बन रहा है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र साइन हो जा रहा है, हम क्या करें, समझ में आ रहा है। यहाँ पूरा हमको क्या लेना है, कॉस में ही लेना। तो देखिए x कॉस 90 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस आया ये साइन, और ये तो y कॉस थीटा था आपका सेम, ये साइन कॉस 90 का मान क्या होता है 0, पूरा तो कॉस में हमने लिया। जेड एक्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए जेड एक्स तो एक्स एक्स के साथ भी 90 बनाता है, वाई एक्स के साथ भी 90 बनाता है भाई, जेड एक्स जो भी है ना। तो कॉस 90, एक्स कॉस 90, वाई कॉस 90, लेकिन जेड और जेड एक्स के बीच का कोण कितना है, जेड और जेड एक्स क्या है, कोई कोण है क्या उनके बीच, जेड और जेड एक्स के बीच कोई कोण है नहीं। नो सर। इसका मतलब कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। इसका मतलब मैं यहाँ लिखता पर मैंने लिखा नहीं है, जेड कॉस 0 लिखता मैं यहाँ पर, कॉस में लिखना है ना हमको। क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ जेड। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, ये 0 हो जाएगा। कॉस 90 यहाँ पर भी है, ये भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा जेड। ये 3 इक्वेशन। अब हमको क्या निकालना है, जो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है उसका अवकलन करना। हमारा टारगेट क्या है, एक बार दिमाग में लगाइए कि हमारा टारगेट है त्वरण निकालना, और त्वरण को प्रूफ करना कि इफ देयर हैव एनी एक्सेलरेशन देन द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। अगर हमने त्वरण निकालने में हम कामयाब हुए और वो त्वरण जो है वो कैसा त्वरण हुआ, यदि शून्य नहीं हुआ, उसका कोई मान आया, तो वो कौन सी फ्रेम हो जाएगी, अजड़त्वीय फ्रेम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है वर्ड, उसमें सिर्फ जो साइन वाला हिस्सा होगा उसको आप माइनस करेंगे और जो कॉस वाला हिस्सा वो एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह एक्स डैश रख देंगे, एक्स की जगह क्या रखना है एक्स डैश, एक्स की जगह क्या रखना है एक्स डैश, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जहां पर भी साइन वाला होगा, पिछली बार देखिए साइन वाला क्या था माइनस था, उसको प्लस कर दिया, और यहाँ पर प्लस था उसको क्या कर दिया है माइनस, तो ये कहलाता है व्युत्क्रम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अभी तो काम का नहीं आएगा, तब मैं बताऊंगा। हम यहाँ चलते हैं कि जो हमारा एक्स डैश था उसका हमें अवकलन करना, ठीक है। मैं फिर से एक्स डैश के पास ले जाऊं आपको, एक्स डैश के पास, ये एक्स डैश हमारा आया, ध्यान से देख लीजिए इसको, इसका आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। तो देखिए ये 2 पार्ट है, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो गुणन विधि से जो अवकलन आप करते आ रहे हैं, क्लास 12th में किया था आपने, वही आप अवकलन कीजिए सिंपल।
कि हम x को छोड़ेंगे cos ओमेगा t का होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos का हो जाएगा sin, ठीक है, माइनस साइन। फिर हम cos ओमेगा t को छोड़ देंगे, x का करेंगे तो होगा dx बाय dt। यहाँ पर पहले y का हमने छोड़ा, sin ओमेगा t का करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा बाहर आएगा, cos ओमेगा t, करेक्ट। और sin ओमेगा t को छोड़ेंगे, y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dt। 4 टर्म्स इसके बनेंगे। कैसे बनेंगे, चलिए ये देखिए बनेंगे। देखिए cos का क्या हो गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, x अपनी जगह रहा, ठीक है। फिर साइन का क्या हो गया, y ओमेगा बाहर आ गया, y cos ओमेगा। अब देखिए इसमें जो x था उसका भी तो करना होगा, उसका हो गया dx बाय dt, बगल में क्या है आपका cos ओमेगा टी। y वाला जो टर्म था उसका क्या हुआ, dy बाय dt, बगल में क्या था साइन। अब मैंने यहाँ से ओमेगा को कॉमन निकाला यहाँ से, इसलिए मैंने इन दोनों को पहले लिखा हुआ। तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। ये दोनों हिस्से आपके जियो के, ठीक है। अब ये जो पूरा हिस्सा बना हुआ है, ये वाली वैल्यू, ये वाइडेस की वैल्यू जो हमने पिछले वाले में वाइडेस निकाला था ना, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी वाई कॉस ओमेगा टी। चलिए देखना है तो एक बार देख लीजिए, दर्शन भी कर लेते हैं। कहाँ गया वाइडेस, ये रहा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी वाई कॉस ओमेगा टी। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाइडेस। वाइडेस लिखा इसको, ये रहा, ठीक है। और बाकी एज इट इज रह गया। इक्वेशन नंबर 5 को हमने स्टॉप किया। तो अभी तो हमने एक्स का किया, एक्स डेस का किया, अब वैसा ही क्या करेंगे, वाई डेस का। ये वाई डेस का, वाई डेस में भी देख लीजिए, फिर से वही हमने किया है। इसमें ओमेगा जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये बची, ये पूरी वैल्यू जो है वो एक्स डेस की। बाकी तो हमारा जैसा पिछली बार किया था वैसा ही हमने किया है, केवल वाई डेस का किया। जब जेड डेस का करेंगे तो केवल एक ही चीज थी उसमें, जेड, इसलिए डी जेड बाई डी टी है और कुछ। ठीक है, मैं पीछे पलट के नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यू है। आप इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने निकाली थी वो है, एक बार देखनी है तो देख सकते हैं, एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये एक्स कॉस ओमेगा टी वाई साइन ओमेगा टी, इसको हम एक्स कहते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा है, 1 पे। चलिए आगे बढ़े। अब एक बार और, क्यों और एक बार कर रहे हैं भाई बार बार अवकलन, इसलिए क्योंकि स्थिति का हमें 2 बार अवकलन करना पड़ता है, तो एक बार कर लिए, ठीक है। अब दूसरी बार करेंगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, त्वरण। यही तो हमें प्रूफ करना है ना, त्वरण की का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए मैंने एक बार इसे फिर से लिख दिया, dx बाई dt की जो वैल्यू आई ना हमारी, वो यहाँ पर मैंने, अब इसका मुझे एक बार और अवकलन करना है, ठीक है। तो ओमेगा dy बाई dt, ठीक है। इसका जब करोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे फिर से, ओमेगा अपनी जगह dx बाई dt, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और माइनस का यहाँ पर माइनस आ गया, फिर dy बाई dt, ठीक है, हमने छोड़ दिया y dy बाई dt, ये भी चेंज हो गया साइन में, कॉस में, ठीक है। फिर d2x बाई dt2 इसका हुआ, दूसरी बार cos ओमेगा t अपनी जगह सेम। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वाला जो y है उसका भी हुआ, d2y बाई dt2, ठीक है, और साइन अपनी जगह। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, त्वरण किसका है, x वाले का है, किसका है, y वाले का है। तो डैश वाले का नहीं है, डैश मतलब हमारी कौन सी फ्रेम है, दूसरी फ्रेम। हम एस फ्रेम को जानते हैं, कौन सी फ्रेम है, जड़त्वीय फ्रेम। और जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये x और y वाला अगर z होता तो भी वो भी 0 हो जाता, ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, 0। हमारे पास जो बचेगा वो ये हिस्सा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे वाला आपका सेम रहेगा, यहां से मैंने ओमेगा को कॉमन निकाला दोनों में से। जब मैंने ओमेगा को कॉमन निकाला तो जो वैल्यू बची हुई है माइनस एक्स डी एक्स बाय डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी ओमेगा डी, उसकी जगह हमने लिखा है ओमेगा, बाहर आ गया ओमेगा, तो डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स डैश। डी वाई डैश बाई डी टी कहाँ है, डी वाई डैश बाई डी टी, इसे देखते हैं, ये रहा डी वाई डैश बाई डी टी, यही है। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा डैश, और जो बचा कुचा हिस्सा है वो ये है। तो इतने की जगह, इस पूरे मान की जगह हम लिख सकते हैं डी वाई डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स डैश। समझ में आया कहां से लिया, समीकरण नंबर 6 में से हमने इस पूरे मान को निकाला है और उसकी जगह हम रख रहे हैं डी वाई डैश बाई डी टी प्लस, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा, ये वाला मान।
dy बाई डी टी ओमेगा स्क्वायर। अंदर गुणा करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2 बार हो जाएगा ओमेगा dy बाई डी टी, ओमेगा dy बाई डी टी, 2 ओमेगा dy बाई डी टी, थोड़ा लिखा हुआ मिट गया है डी टी नीचे का, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जब ओमेगा अंदर गुणा होगा तो इस त्वरण में मान है मतलब। अब y का भी हम देख लेते हैं, ये y का dy बाई डी टी हमने जो निकाला था वो यहाँ पर ले लिया, एक बार और अवकलन किया, डबल वाले हिस्से को इसमें से भी हमने क्या किया, 0 किया, ठीक है। जो बचा उसमें से देखिए यहाँ ओमेगा कॉमन, ये मान तो ये हिस्सा बचा, ये पूरा मान जो है वो इसके बराबर होता है। फिर ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 5 से, चलिए दिखाते हैं आपको ये वाले हिस्से से कि dx बाई डी टी है भाई, यहाँ आप ओमेगा वाई डैश को ट्रांसफर कर दीजिए माइनस, ये पूरी वैल्यू जो बच गई उस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डैश बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई डैश, समीकरण नंबर 5 से ये वाली। फिर अंदर हमने प्रोडक्ट किया, माइनस ओमेगा डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा डी एक्स डैश बाई डी टी, 2 बार आ गया, 2 बार हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ओमेगा स्क्वायर वाई डैश हुआ, ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। जेड का तो हमको करने की जरूरत नहीं क्योंकि जेड का ऑटोमेटिक जीरो। तो क्या मिला हमें, क्या त्वरण डी टू एक्स डैश बाई डी टी 0 आया, नहीं आया। क्या डी टू वाई डैश बाई डी टी 0 आया, नहीं आया। जेड भले 0 आया, तो जेड को तो हमने क्या लिया था, पहले ही संपाती ले लिया था कि जेड डैश और जेड बराबर है भाई, लेकिन y और x एक्स को आपको याद होगा हमने अलग किया था। चलिए एक बार फिगर देखिए, ये वाला देखिए कि x और y एक्सिस को हमने अलग रखा था फ्रेम में, जेड और जेड डैश का संपाती रखा था, तो वो 0 आया, उसका त्वरण तो कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या हमारे फ्रेम का जो त्वरण है वो आया 0, नहीं आया। कि हमारा जो एस डैश फ्रेम है उसका त्वरण 0 नहीं आ रहा है, ए 0 नहीं है। इसका मतलब एस डैश फ्रेम कैसी फ्रेम है, अजड़त्वी फ्रेम, अजड़त्वीय है ना। यानी कि हमने क्या किया, एक घूर्णन करती हुई फ्रेम को अजड़त्वी फ्रेम सिद्ध किया। इज इट ओके, समझ में आया। तो आपके प्रश्न में यह आता है कि सिद्ध करें कि घूर्णन करती हुई, एक समान गति से घूर्णन करती हुई फ्रेम अजड़त्वी फ्रेम होती है। तो आप सिद्ध कर लेंगे इस डेरिवेशन से। यस सर। ठीक है, तो आई थिंक आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखिए इसे, गोयल की बुक टेक्स्ट बुक से आप मैंने इसे रेफरेंस लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आगामी टेस्ट की तैयारी कीजिए, जल्दी ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है फिर टेस्ट होगा। ओके, डाउट होगा तो उसको व्हाट्सएप में ही भेजिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।